गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आने दो बच्चों को अभी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए लेंस। ये केवल रिजॉल्विंग पावर लिख लीजिए। रिजॉल्विंग पावर। तो पहले मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। बच्चों, हम जानते हैं सन बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, फिर भी देखने में हमें ये चंद्रमा के बराबर नजर आता है, जबकि मून बहुत छोटा है। ऐसा क्यों होता है? सर डिस्टेंस के कारण सूर्य बहुत दूर है ना पृथ्वी से। हाँ, तो ऐसा होता है, बराबर क्यों दिखाई देता है? थोड़ा लॉजिकल बताओ ना यार, ऐसे मजा नहीं आया। ये बच्चों की तरह आंसर बोल दिया, थोड़े बड़ों की तरह बोलते हैं। वो तो ठीक है, बात गलत नहीं है कि सूरज दूर है बेटा, इसलिए बड़ा होकर भी छोटा दिखाई देता है, पर क्यों नहीं पता आपको, है ना? देखिए बच्चों, हमारी जो आंख है ना, आई, हमेशा किसी भी वस्तु का हमारी आंख पर जो कोण बन रहा है, एंगल, उसे डिटेक्ट करता है। जैसे मान लो ये इतना बड़ा सन है और यहां पर हमारी आंखें हैं, तो सूर्य के दोनों किनारों से हमारी आंखों पर जो कोण बनेगा, समझने की कोशिश करना बेटा, है ना? ये इतना जो एंगल बनेगा, इस एंगल की वजह से हमें सन का, सूर्य का एक आकार दिखाई देता है। अब बच्चों चंद्रमा जो है ना, वो यहां पर है, और गौर से देखो, जो चंद्रमा है, मून जो है, वो भी हमारी आंख पर उतना ही कोण बना रहा है। मून के भी दोनों किनारों से जो प्रकाश हमारी आंख पर पहुंचेगा, उसका कोण भी बराबर है। तो हम ये बोलते हैं चंद्रमा की कोणीय चौड़ाई और सूर्य की कोणीय चौड़ाई बराबर है। क्या बोला मैं? जो मून का एंगुलर साइज है, एंगुलर साइज,
और सन का एंगुलर साइज है वो बराबर है हमारी आंख के लिए, इसलिए हमें चंद्रमा, मून और सन दोनों का आकार समान दिखाई देता है, क्योंकि ये दोनों हमारी आंख पर बराबर का कोण बनाते हैं। तो बच्चों मैंने सूर्य ग्रहण वाली पोजीशन आपको दिखाई है। सूर्य ग्रहण में यही होता है एग्जैक्टली। सूर्य ग्रहण के समय, सोलर एक्लिप्स के टाइम पर यही होता है। चंद्रमा हमारे और सूर्य के बीच में आ जाता है, वो पूरा सन को पूरा कवर कर लेता है, सूर्य को पूरा ढक लेता है, तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। ये सूर्य ग्रहण है। और सूर्य दिखाई क्यों नहीं देता, सूर्य को क्यों ढक लेता है? क्योंकि चंद्रमा द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण और सूर्य द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण बराबर होता है। बच्चों अभी तो मैं जनरल नॉलेज की चीजें बता रहा हूँ, रिजॉल्विंग पावर पर तो मैं आऊंगा, ठीक है बेटा। तो किसी भी वस्तु का जो आकार हमें दिखाई देता है वो उस पर निर्भर करता है कि वो वस्तु हमारी आंख पर कितना कोण बना रही है। चलिए, हो सकता है मैंने जो अभी बताया इसका हमारे टॉपिक से कोई रिलेशन डायरेक्ट ना हो, पर हमारी जनरल नॉलेज तो बढ़ाता ही है ना। सर का साउंड नहीं आ सर रहा है। माइक ऑफ है क्या? क्या साउंड नहीं आ रहा है? सर माइक ऑफ है शायद। हमारी आंख क्या बेटा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? सर साउंड नहीं आ रहा था आपका। कब से नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर से। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, है ना। एक बार नेटवर्क भी चेक कर लेता हूँ कौन सा है। बच्चों जो मेरी आवाज आ रही है? सर बीच में कट रहा है आवाज। कट गया था। अभी भी खराब आ रही है क्या? हाँ सर अभी ठीक है सर। अब क्लियर है क्या सर। बेटा फिर आ रही वो थी। नेटवर्क शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, नेटवर्क चेंज। कट गया सर, फिर से नहीं आ रहा है। हेलो सर। पॉज ही हो गया पूरा। सर को हम लोग का आवाज सुनाई देता है कि नहीं? पता नहीं, लेकिन सर का तो नहीं बेटा मेरी आवाज आप मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो हेलो सर सर। कट कर आ रही है। सर अभी बीच में गायब हो भी कट जाता कट कर। अच्छा, अभी भी कट कट कर आ रही है क्या? हाँ सर बीच बीच में कट रहा है आवाज। ऐसा क्या बोल रहे सर? आई नहीं रहा। सर हम लोग का आवाज सुन पाते हैं क्या? पता नहीं। तभी तो उनको पता चलेगा ना कि हम लोग आवाज लगा रहे हैं। हाँ हम लोग की आवाज सर को सुनाई देती है, लेकिन सर जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा, मुझे आपकी आवाज आती है बेटा, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं जाती। अब क्लियर है। हाँ, जब आवाज क्लियर होगी तभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, है ना। सर अब क्लियर है। अब ठीक है सर। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा बच्चों। ये दो चकतियां मैंने ली है, डिस्क ली है ए और बी। दो डिस्क है, डिस्क मतलब चकती। ये चकतियां बेटा कुछ दूरी पर स्थित हैं और
ये दोनों डिस्क मेरी आंख पर जो एंगल बना रही है वो थीटा है मान लो। अभी बच्चों ये एंगल बहुत ज्यादा है थीटा, इसलिए मुझे दोनों चकतियां अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दोनों डिस्क मुझे क्लियरली सेपरेट दिखाई दे रही हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं इन दोनों चकतियों को, दोनों डिस्क को पास ले आऊं, अच्छे से समझना, मजा आएगा टॉपिक में। अगर मैं इन दोनों चकतियों को पास ले आऊं, ये देखो इस वाली डिस्क को मैं पास ले आया नीचे और इस वाली डिस्क को ऊपर ले गया। तो बच्चों इन दोनों का अब जो एंगल बनेगा मेरी, वो कम हो गया, एंगल कम हो गया ना। इस तरह से ये एंगल कम होता होता जब बेटा ये 1/60 डिग्री हो जाएगा, कितना? जब ये एंगल कम होता होता 1/60 डिग्री, 60 डिग्री पता है क्या आपको? सर फिर पता से है हम 1 डिग्री। सर आपकी वॉइस कट रही है। कट रही है सर। क्या करे सारे, अभी वेट करो, है ना। बच्चों आवाज आई? हाँ सर। चलो बता देना, है ना, जब आवाज जाए तो बता देना। मैं नेटवर्क चेंज कर सकता हूँ बेटा, फिर करके देख लेंगे। अब आ रही है ना मेरी आवाज? जी सर। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि 1/60 डिग्री को क्या बोलते हैं, आपको पता है? नहीं पता या आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है नहीं सर। पता। नहीं पता पता है है। सर। मैंने जरूर पहले कभी बताया होगा। हम 1 1 मिनट। डिग्री को 60 भागों में विभाजित कर सकते हैं और वो 1 भाग 1 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट समय वाला मिनट नहीं है, कोण वाला मिनट है। और आगे भी सुनो बच्चों, ये तो हो नहीं सकता है, मैंने पहली बार आपको बता रहा हूं, नहीं, संभव नहीं है। पूरा फिजिक्स आपको पढ़ा चुका, पहले भी कभी बताया होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1/60 डिग्री 1 मिनट हो गया। इसे क्या बोलते हैं? मिनट। ये समय वाला मिनट नहीं है, एंगल वाला है। और 1/60 मिनट 1 सेकंड होता है। ये भी समय वाला सेकंड नहीं है, कोण वाला है। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा। वैसे बड़ी विचित्र बात है बेटा, हम लोग अब काफी बड़े हो गए, पर ये चीजें अपन को आनी चाहिए। पर ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, और पहले भी कभी बताया होगा। सर फिजिकल वर्ड में है ये चैप्टर, इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे 11th क्लास के। हाँ बेटा, मैंने कहा ना, मैंने कभी ना कभी जरूर बताया होगा, पर अपन को याद नहीं रहता, और यही दुख की बात है। ये दुख की बात है, पर छोड़ो, अभी हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, तो अब नोट कर लो बेटा हमारी। अब मैं ना वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। आपको बीच बीच में ये चीजें बतानी पड़ती है ना, उसकी वजह से समय लग जाता है। तो ये कौन, जैसे जैसे दोनों डिस्क, दोनों चकती पास आएंगी, हमारी आंख पर बनने वाला कोण कम होता चला जाएगा। और बच्चों जब ये कोण 1/60 डिग्री हो जाता है, तो हमें दोनों डिस्क एकदम मिली हुई नजर आएंगी। मतलब हम दोनों डिस्क को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, ठीक है? हम दोनों डिस्क को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। ये रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। ये हमारी आंख का रिजॉल्विंग पावर है। रिजॉल्विंग पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे? विभेदन क्षमता। नहीं, विभेदन
नहीं 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 नहीं, विभेदन तो वो होता है, पेनिट्रेशन पावर होता है बेटा। रिजॉल्विंग पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किसी को नहीं पता इसका मतलब है? अभिदृश्यक बोलते हैं। अभिदृश्यक? अभिदृश्यक भी मुझे सही नहीं लग रहा, और सोचो। सर विभेदन क्षमता ही बोलते हैं। यार विभेदन क्षमता तो मुझे सही नहीं लग रहा बेटा, सही लगता तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि विभेदन पेनिट्रेशन होता है, भेदना। आप सुलझाने की शक्ति। क्या? सुलझाने की शक्ति। ये तो तूने गूगल पर देखकर बताया है ना? यस सर। हाँ बता, मुझे कैसे पता? सर आप भी गूगल कर लेते सर क्योंकि गूगल पे वही दिखा रहा है। क्योंकि मैंने भी गूगल पर ही देखा। सही बात। तो बच्चों आप इसकी हिंदी मत लिखो, अभी रिजॉल्विंग पावर ही लिख लो, कभी कभी चलता है। तो बेटा हमारी आंख की जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना, चलो उस बच्ची का नाम मान लेते हैं, विभेदन मान लेते हैं। तो वो हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर 1/60 डिग्री होती है। यानी कि अगर दो वस्तुएं हमारी आंख पर 1/60 डिग्री या उससे कम कोण बनाती हैं, तो हम उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हमें दोनों वस्तुएं घुली मिली नजर आएंगी। हमें दोनों वस्तुएं मिली नजर आएंगी। जैसे मान लो ये 2 उंगलियां हैं, मेरी 2 उंगलियां हैं, आप अलग अलग तो क्यों? तो आपकी आंख पर वो 1/60 डिग्री से ज्यादा है। सर वॉइस अटक रही है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे मैं सर आवाज नहीं आ रही है मेरा बच्चा? सर अटक कर रहा है। बोलो। गॉड। सर वेदर क्लियर है क्या राजस्थान में? तो बायो क्लास में भी हो रहा था, 1-2 बार हुआ, पॉज हो गया था सर। बायो क्लास में रोज ही हो रहा है राजस्थान में वेदर कभी आता भी है, मेरे को लगता नहीं। अरे भाई होता है सर, तो बताया था एक बार, बायो क्लास में नहीं होता है, लेकिन ऐसी बोल रहा था। नहीं यार, बायो के पढ़ाने पे ऐसा ही हो रहा है, जब से सर ऑनलाइन के पढ़ा रहे हैं तब से। सिस्टम की कुछ आ गया है ना, कोरोना वायरस सिस्टम में आ गया होगा। वायरस हो गया उसको भी। अरे अभी हम लोग ऐसे डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को इजी पढ़ रहे हैं, वरना हम लोग हमेशा आउट हो जाते हैं हम लोग तो क्लास में। हाँ सही तेरा भी आवाज अटक रहा अभी तो। चुप हो जाओ, सर के कान पका दोगे तुम लोग। हाँ बच्चों आवाज आई अब? यस। चलो देखते हैं बेटा, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो। मैं तो अच्छे अच्छे नेटवर्क लेकर बैठा हूँ, पर क्या करूँ, जब खराब होते हैं तो हो जाते हैं कभी कभी सभी। तो बच्चों अगर दो वस्तुएं हमारी आंख पर 1/60 डिग्री से कम कोण बनाती हैं, तो वो वस्तुएं घुली मिली नजर आती हैं। मैं आपको ये समझा रहा था, ये 2 उंगलियां हैं, अभी आपको अलग अलग नजर आ रही है, लेकिन बेटा अगर मैं उंगलियों को दूर ले जाऊंगा ना, तो जैसे जैसे मैं अपनी दोनों उंगलियों को दूर ले जाऊंगा, तो वैसे वैसे इन दोनों का जो आपकी आंख पर एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो एंगल कम होता जाएगा। और बहुत दूर जब उंगलियों को ले जाऊंगा, तो ये दोनों उंगलियां आपको मिली हुई नजर आएंगी, या पूरा हाथ आपको एक नजर आएगा, आप अलग अलग फिंगर्स को नहीं पहचान पाओगे। अगर मैं अपने हाथ को बहुत दूर ले जाऊं, तो आपको अंगुलियां अलग अलग नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इनका जो मेरी आपकी आंख पर एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो 1/60 डिग्री से भी कम हो जाएगा। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो बच्चों ये हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर है, इसे आप लिख लो, लिखो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ आवर आई इज 1/60 डिग्री। हमारी आंख की
विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर 1/60 डिग्री है। अर्थात दूर स्थित दो वस्तुएं यदि हमारी आंख पर दूर स्थित दो वस्तुएं हमारी आंख पर 1/60 डिग्री से कम कोण बनाती हैं, यदि दूर स्थित दो वस्तुएं हमारी आंख पर 1/60 डिग्री से कम कोण बनाती हैं, तो हमें दोनों वस्तुएं मिली हुई नजर आएंगी। बच्चों इंग्लिश में लिखना है या रहने देता हूं? कहानी है वैसे, क्या लिखोगे? लिख लिया सर। लिख लिया, वेरी गुड। अब तुम हिंदी भी समझ गए है ना। हिंदी वाले तो इंग्लिश नहीं समझे, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी बेचारे समझ गए है ना। समझ जाते हैं सर, इंग्लिश भी समझ जाते हैं। इंग्लिश समझ जाते हो, फिर हमसे 2-2 बार क्यों बुलवाते हो? सर पूरी बायो तो इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ, बायो में इंग्लिश चल रहा है। हाँ, तो केमिस्ट्री मेरा में भी बच्चा, लिखते हैं। हाँ मैं फिर से बोल दूं, तो दूर स्थित अगर किसी डिस्टेंस पर दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, और वो दोनों हमारी आंख पर 1/60 डिग्री से कम एंगल बना रही है, तो आप दोनों को अलग अलग नहीं देख पाओगे, आपको मिली जुली सरकार नजर आएगी। ठीक है ना? तो ये हमारी आंख की आई की रिजोल्विंग पावर है। इसी तरह बेटा एक लेंस की रिजोल्विंग पावर का फार्मूला होता है, वो भी लिख लो। रिजोल्विंग पावर ऑफ लेंस, ये होता है 1.22 लैम्बडा बाई डी। बस आपको याद करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 1.22 लैम्बडा बाई डी। तो बच्चों लैम्बडा तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और डी क्या है? आप में से कोई बताएगा डी क्या है? सर ऑब्जेक्टिव डायमीटर। लेंस का व्यास, करेक्ट। डायामीटर ऑफ लेंस, डी जो है बेटा वो है डायामीटर ऑफ लेंस। बच्चों इसीलिए ये जो दूरदर्शी होते हैं ना, टेलीस्कोप होते हैं, इनका जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, उसका डायामीटर बहुत बड़ा लेते हैं, बहुत बड़ा, व्यक्ति से भी बड़े बड़े होते हैं। बिल्डिंग के बराबर बराबर के लेंस होते हैं जो बड़े दूर टेलीस्कोप होते हैं। तो बेटा उनका डायामीटर इसीलिए ज्यादा लिया जाता है। डी जितना ज्यादा लोगे, ये डी जितना ज्यादा होगा, थीटा उतना कम होगा। और थीटा कम होना अच्छी बात है, यानी कि हम ज्यादा पास वाली वस्तुओं को देख पाएंगे। थीटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, थीटा कम होना चाहिए। अगर हमारी आंख का थीटा 1/60 की जगह और भी कम होता तो हम और ज्यादा दूर वस्तुओं को देख पाते अलग अलग। तो बस ये टॉपिक में इतना ही है। अब इसमें एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो बेटा, है ना? एक क्वेश्चन आप लिखो। हाँ लिखो। 1 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रिक पोल, विद्युत, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोल को, क्या बोलेंगे, बिजली के खंभे, है ना? 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 बिजली के खंभे स्थित हैं। ठीक है बच्चों, वेवलेंथ जो है लाइट की वो 6000 एंगस्ट्रॉम ले लो, 6000 एंगस्ट्रॉम। और दोनों खंभों की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो बताइए इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए?
दोनों खंबे आपस में कितने दूर होने चाहिए ताकि हमें अलग अलग दिखाई दे जाए। बस क्वेश्चन इतना सही है। ये दोनों खंबे कितनी दूरी पर स्थित होने चाहिए, आपस में कितने दूर होने चाहिए ताकि हमारी आंखों को ये अलग अलग दिखाई दे। तो पता है इसके लिए आप क्या यूज करोगे? हम जानते हैं हमारी आंख पर जो कोण बनता है बेटा, वो कोण होता है थीटा बराबर, चलो एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो जैसे ये दो खंबे हैं, मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं पूरे को। ये दो खंबे हैं, तो बच्चों इन दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है वो निकालनी है हमें, बस, है ना। तो इनके बीच की दूरी हमें डी मान लेते हैं, अभी स्मॉल डी मान लेते हैं, और ये दूरी कैपिटल डी हो गई। तो बेटा कोण बराबर आएगा चाप बटा त्रिज्या, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। मुझे स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी आएगा कैपिटल डी इंटू थीटा। बच्चों कैपिटल डी तो 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, मीटर में बदल लो। और थीटा हमारी आंख की रिजोल्विंग पावर है, 1/60 डिग्री। लेकिन बेटा यहाँ डिग्री में तो काम चलेगा नहीं, आप भी जानते हो, रेडियन में बदलना पड़ेगा। बेटा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई बाई 30 या पाई बाई 180? पाई बाई 180। हाँ, और पाई कितना लोगे? 3.14। पाई को वापस 180 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। पाई आप 3.14 लिखोगे। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा अंतिम आंसर होगा। तो जरा आप गुणा भाग कर दो यार, आप से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बार गुणा भाग कर दो इसको फटाफट। सर 0.3 तो 3.43। हाँ मुझे लग रहा है 0.3 मीटर सही आंसर है, यानी कि मात्र 30 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर दो, तो दोनों विद्युत पोल, इलेक्ट्रिक पोल, दोनों खंबे बिजली के मात्र 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तक आ सकते हैं। अगर आपने दोनों खंभों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से कम करने की कोशिश की, तो आपको दोनों खंभे मिले हुए नजर आएंगे। सुना आपने? अगर आपने दोनों खंभों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से कम करने की कोशिश की, तो आपको दोनों खंभे मिले हुए नजर आएंगे। ऐसा लगेगा एक खंभा है, अलग अलग नजर नहीं आएंगे, एक के अंदर दूसरा मिला हुआ नजर आएगा। तो बस बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोल लो या चैप्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो शुरू होता है, उसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण। चलिए, क्या होता है पोलराइजेशन हम आपको बताते हैं। बच्चों, आपने ये तो सुना ही होगा, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनमें विद्युत क्षेत्र कंपन करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो इन दोनों के कंपन के तल के लंबवत गति करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होती है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर मोशन करती है। हालांकि ये टॉपिक अपने यहाँ का डिस्कशन का नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र के हमारी जो आंखें होती है ना, आंखें, ये विद्युत क्षेत्र के कंपनों को पहचानती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन है, वो हमारी आंखों में देखने के लिहाज से इतना उपयोगी नहीं है, तो हम लोग आगे का जो डिस्कशन करेंगे वो विद्युत क्षेत्र के कंपन को लेकर ही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, उन्हीं को लेकर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे ऐसे, ये एक दिशा में नहीं होते, बल्कि ये अपनी दिशा बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, मान लो कभी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे, कभी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे, कभी इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे। इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। लेकिन ये जो जितनी भी डायरेक्शन मैंने बनाई है ना बेटा, ये सारी दिशाएं तरंग संचरण के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो लाइट आ रही है वो हमारे इस तल से बाहर आ रही है। तो ये मैंने आपको कंपन तल दिखाया। तो विद्युत क्षेत्र के जो कंपन, जो सूर्य से प्रकाश आता है ना बेटा, उसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन किसी एक निश्चित दिशा में नहीं होते, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो बच्चों, ऐसी लाइट जिसमें कंपन एक निश्चित दिशा में नहीं होते, एक ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, ये लाइट कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अध्रुवित प्रकाश। तो बच्चों, अध्रुवित प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन एक निश्चित दिशा में नहीं होते, बल्कि अलग अलग दिशाओं में होते हैं। लेकिन ऐसा प्रकाश जो अध्रुवित होता है ना बेटा, ये हमारी आंखों को थोड़ा इरिटेट करता है, इरिटेशन पहुंचाता है। तो अध्रुवित प्रकाश को एक विशेष विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाए तो वो क्रिस्टल क्या करता है, बाकी सारे कंपन को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के कंपन को बाहर जाने की परमिशन देता है। मैं फिर बता रहा हूं, जब ये प्रकाश किसी क्रिस्टल से पास कराते, मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं बेटा, इसे पोलराइजर कहते हैं, ध्रुवक। इस तरह का क्रिस्टल है कोई। तो जब अध्रुवित प्रकाश बेटा इस तरह के क्रिस्टल से पास होता है, तो वो क्रिस्टल क्या करता है, बाकी सारे कंपन को अवशोषित कर लेता है, बाकी सारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ एक निश्चित दिशा के वाइब्रेशन बाहर आते हैं। तो बच्चों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन बाहर आएंगे बस। अब जो लाइट बाहर आएगी उसके वाइब्रेशन एक निश्चित दिशा में ही होंगे। तो बच्चों, ये प्रकाश ध्रुवित प्रकाश यानी कि पोलराइज लाइट होती है। तो अध्रुवित प्रकाश को जब एक क्रिस्टल से पास कराते हैं, तो वो क्रिस्टल सभी उसको अवशोषित कर लेता है, कंपनों को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को अलाउ करता है। तो ये कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। तो एक बार ये डायग्राम तो बनाओ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, इसमें बस ऐसे ही है।
ये लो, मैंने थोड़ा और अच्छा डायग्राम कर दिया। तो बच्चों इसमें लिखने में तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए क्या लिखना है इसमें कि अनपोलराइज लाइट क्या होती है, पोलराइज लाइट क्या होती है, तो बस इसी तरह से समझा देते हैं। बच्चों एक और होती है, एक तो अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश, एक पोलराइज्ड है, ध्रुवित प्रकाश। एक और होता है आंशिक ध्रुवित। उसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशन होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, बाकी सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि उसमें सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट थोड़े ज्यादा होते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बोलो। ये जो सर लाइट है, ये कौन सी हाँ तरंगे होती है सर? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं बेटा लाइट तो, मतलब ये मैकेनिकल वेव नहीं होती, मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे नहीं होती है बेटा, ये इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो मतलब वाइब्रेशन होते हैं उनके। वाइब्रेशन क्या कहना नहीं चाहिए मुझे, अपन को ये कहना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। हल्का सा आइडिया देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र, उसकी इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में पहले बढ़ी, इस दिशा में, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हुई, फिर जीरो हो गई। जीरो होने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बदल गई और फिर दूसरी दिशा में विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगा, फिर विद्युत क्षेत्र कम होने लगा, फिर वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी इंटेंसिटी को चेंज करता रहता है। पहले इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर घटती है, फिर जीरो होती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती है। इस तरह से इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। वास्तव में कोई कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है बेटा जो आपको वाइब्रेशन करता हुआ नजर आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में चेंज है, वेरिएशन है, बस। यस सर, थैंक यू सर। तो बच्चों अध्रुवित प्रकाश वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते, सभी दिशाओं में होते हैं। और ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट, वो होती है जिसमें सारे वाइब्रेशंस, बाकी वाले वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस रह जाते हैं। और एक क्रिस्टल से पास कराने के बाद ऐसा होता है, ये क्रिस्टल जो है ये कहलाता है पोलराइजर। क्या कहलाता है बेटा? पोलराइजर। पोलराइजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुवक। ये ध्रुवित कर दिया ना इसने लाइट को, इसलिए ध्रुवक बोलते हैं इसे। हाँ अब लिखो, ब्रूस्टर्स लॉ, इसे बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। हिंदी में लिख लो ब्रूस्टर का नियम। बच्चों ये देखा गया कि अगर हम किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी की सतह पर इंसिडेंट करवा दें, ढंग से सुनना, यदि किसी अध्रुवित प्रकाश को पानी की सतह पर आपतित कराएं तो ये देखा गया कि यार जो परावर्तित प्रकाश होता है, परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, वो यार मतलब धीरे धीरे ध्रुवित होने लगती है। एक बार डायग्राम बना दूं अच्छे से। ये एक अध्रुवित प्रकाश है ना, और ये नॉर्मल है, अभिलंब, पानी पर इंसिडेंट है बेटा। और
ये अध्रुवित प्रकाश थोड़ा सा तो इधर चला गया, यहां बनेगा ना, हाँ, और बाकी नीचे चला गया, पानी के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। तो ये अपवर्तित प्रकाश है जो नीचे चला गया, और ऊपर आ गया वो परावर्तित प्रकाश है। तो बच्चों ये देखा गया, ये जो आपतित प्रकाश है ये तो अध्रुवित है। बेटा अध्रुवित लाइट को ऐसे शो करते हैं, एक डंडा ऐसे बना देते हैं, एक लाइन, 3 डॉट और एक डॉट। वेरी गुड। तो ये डॉट और ये लाइन जो है ना, ये बताती है कि दो डायरेक्शन में वो वाइब्रेशन हो रहे हैं। डॉट तो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है, और जो दूसरा वाइब्रेशन है वो इसी तल में है, जो तल आपको दिखाई दे रहा है। बनता और नहीं है तो कई बार, तो ये डॉट दिखा देते हैं और एक वाइब्रेशन दिखा देते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश है। और बच्चों ये देखा गया कि जो परावर्तित प्रकाश है ना, वो धीरे धीरे ध्रुवित होने लगा, ये ध्रुवित होने लगा। ये देखो इसमें दूसरा वाला जो कंपोनेंट है ना वो एब्जॉर्ब हो गया, बल्कि मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया, मैं इसको सही कर दूं। तो बच्चों इसमें है ना एक कंपोनेंट बचता है, बाकी सारे कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड लाइट में बाकी सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है। कौन सा वाला? ये डॉट वाला कंपोनेंट बचता है बस। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो परावर्तित प्रकाश है वो आंशिक ध्रुवित हो गया। अब जैसे जैसे हम ये एंगल चेंज करेंगे, आई आपतन कोण को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, तो हमने ये भी देखा एक निश्चित आपतन कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गया। और बच्चों इस समय आपतित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं, ये भी ऑब्जर्व किया गया। फिर से बोल रहा हूं, मैं लिखा दूंगा बेटा, ये वाली चीजें लिखा दूंगा। ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला। परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट पूर्ण कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। चलो इसका डायग्राम बनाओ, इसमें लिखाऊंगा बेटा मैं। ब्रूस्टर्स लॉ में डायग्राम बनाओ, फिर नीचे लिखाऊंगा मैं। डन सर। हाँ लिखो बेटा। देखो, जब अध्रुवित प्रकाश को पानी की सतह पर एक निश्चित कोण पर आपतित कराया जाता है, या ऐसे लिख लो, जब अध्रुवित प्रकाश एक निश्चित कोण पर पानी की सतह पर आपतित होता है, when unpolarized light is incident on water surface at a particular angle, जब अध्रुवित प्रकाश पानी की सतह पर एक निश्चित कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। When unpolarized light is incident on water surface at a particular angle, reflected light is completely polarized. Reflected light is completely polarized. Full stop. आगे लिखो। इस अवस्था में परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
इस अवस्था में परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखो, इन दिस कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड refracted light are mutually perpendicular. तो बच्चों, वो जो विशेष कोण है जिस पर ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन ये ध्रुवण कोण कहलाता है। जिस कोण पर प्रकाश आपतित हुआ है बेटा, ये ध्रुवण कोण कहलाता है। अब बच्चों, ध्रुवण कोण की अगर वैल्यू निकालनी है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू निकालनी है, तो स्नेल लॉ लगा दो। स्नेल लॉ ही होता है ना, स्नेल लॉ होता है। स्नेल लॉ। स्नेल बोल दो, कुछ ही बोलो। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दो बेटा। और आईपी की वैल्यू, एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा? साइन आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। और गौर से देखिए बच्चा, यहाँ पर जो आर होगा वो 90 माइनस आई होगा, क्योंकि है ना, ये वाला एंगल आर होता है ना नीचे, ये वाला। तो आईपी और आर दोनों का योग 90 होगा, तो आर होगा 90 माइनस आईपी। और बच्चों, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइन का कॉस आईपी बन जाएगा। अब साइन कॉस को साइन के नीचे ले आओ, साइन अपॉन कॉस 10 आईपी बराबर म्यू आ गया। और बच्चों, हमारा आईपी निकल आया 10 इनवर्स म्यू। ये लो भैया, पूरी कैलकुलेशन भी करवा दी। आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो आईपी का। तो बच्चों, ऐसे निकालते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये कैलकुलेशन पूरा लिख लो आप। सर एक बार फर्स्ट स्टेप फिर से बताइए तो। बेटा, फर्स्ट स्टेप तो स्नेल्स लॉ ही लिखा है बेटा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ये तो स्नेल्स लॉ डायरेक्ट होता है। तो सेकंड बस आर जो है, हाँ गौर से देख इस वाले डायग्राम को, यहाँ पर गौर से देख इसको। ये पूरा 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर ये 90 निकाल दूं, तो बाकी आईपी का और आर का योग ये 90 डिग्री होगा। यानी कि आईपी प्लस आर 90 डिग्री होगा बेटा। तो आर कितना हो गया? 90 माइनस आईपी। तो ये 90 माइनस आईपी मैंने यहाँ पुट कर दिया बस आर की जगह। और साइन 90 माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री है ना। यस सर, थैंक यू सर। बस एक और लिखना है, मेलस लॉ। लॉ ऑफ मेलस, MALUS। इसमें क्या होता है सुनो, ये वाला डायग्राम मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा एक बार। बच्चों, अध्रुवित प्रकाश को हम एक क्रिस्टल से पास कराते हैं तो वो ध्रुवित हो जाता है।
अगर हम एक क्रिस्टल और आगे लगा दें, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा उसको बनाने में टाइम लग सकता है। इसमें क्या करना है, इसको घुमाना है मुझे। ऐसे। तो बच्चों मैंने एक क्रिस्टल और लिया और उस दूसरे क्रिस्टल को थीटा एंगल पर घुमा दिया। मैंने क्या किया, थीटा एंगल पर घुमा दिया। पहले वर्टिकल लाइन थी ना, ये ऐसे, पहले जो ये लाइन थी उससे ये थीटा एंगल पर घुमा दिया हमने। तो बच्चों जब मैं दूसरे क्रिस्टल को थीटा एंगल पर घुमाऊंगा तो ये जो पोलराइज लाइट इससे पास होगी ना, तो इसका एम्पलीट्यूड और कम हो जाएगा, आयाम कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एक घटक ही बाहर निकल पाएगा। तो अब जो ये लाइट बाहर आएगी, ये पोलराइज लाइट तो होगी बेटा, ध्रुवित प्रकाश तो ये होगा, परंतु इसका आयाम और तीव्रता कम हो जाएगा। सुना आपने? अगर ये वाला इंटेंसिटी आई है मान लो, तो नीचे लिखता हूं, ऊपर नहीं लिखूंगा बच्चों। अगर ये वाली इंटेंसिटी आई है तो फाइनली थीटा एंगल वाले क्रिस्टल से गुजरने के बाद, थीटा एंगल वाले क्रिस्टल से गुजरने के बाद वो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी पता है आपको? याद है आई बराबर होगा बेटा आई नॉट, हाँ बोलो, आई नॉट बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, हाँ बेटा। अभी आई नॉट बाई 2 में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने इसको आई नॉट माना है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को आई नॉट मानता ना, तो ये आई नॉट बाई 2 हो जाता। यार आप कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं I1 I2 I3 लिखता हूं, रुको, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं, और ये I3 मान लेते हैं, है ना? सुनना ढंग से। तो बच्चों मेलस लॉ जो लगेगा ना, वो I2 और I3 के बीच लगेगा। तो I3 बराबर होगा, I3 बराबर होगा I2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर एक ध्रुवित प्रकाश को किसी ऐसे क्रिस्टल से गुजारा जाए जो थीटा कोण पर झुका है, तो उससे बाहर आने के बाद जो प्रकाश की तीव्रता बचेगी वो होगी पहले वाली तीव्रता इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहलाता है मेलस का नियम। अब I1 और I2 में क्या रिलेशन है वो मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन I2 और I3 में जो रिलेशन है वो मेलस का नियम कहलाता है। तो ऐसा करो, आप ये डायग्राम बनाओ, नीचे वाली चीज मैं लिखा दूंगा, है ना? आप ये डायग्राम बना लो बस। सर अगर जो सेकंड वाला क्रिस्टल है उसको थीटा पे ना रख के सीधा ही रखते तो क्या होता? सेकंड वाले को फिर तो सेम टू सेम लाइट बाहर आ जाती, फिर हम लोग चेक नहीं कर पाते कि ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ। अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रकाश ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ। सर ये I3 का भी कुछ नाम होगा क्या? बेटा नाम तो किसी का ही नहीं है बेचारी, ये इंटेंसिटी है सारी होने को, तो ये सब इंटेंसिटी ही है। I1 I2 I3 तीनों तीव्रताएं हैं। मैं अभी और समझाता हूँ, रुको और समझाता हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। यस सर। हाँ सर उसको थीटा मतलब 180 में पुट करेंगे तो भी यही मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको? तू बता 180 डिग्री क्या होता है? 180 घुमाने का मतलब हमने एक्सिस को वापस पैरेलल कर दिया। 0 डिग्री और 180 डिग्री यहाँ पर सेम है। और फार्मूला भी cos 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है, उसका होल स्क्वायर करेगा तो वापस +1 आ जाएगा। हाँ सही है। हाँ, इसलिए कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा अब है ना, आप डायग्राम बना लिया हो तो मैं कुछ लिखवाऊंगा,
फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। लिखो, पहले मेलस लिखवा दूं, मेलस का नियम, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखो लिखो, यदि किसी ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण पर झुके हुए क्रिस्टल से गुजारा जाए, if a polarized light is passed through a crystal inclined at angle theta, यदि किसी ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण पर झुके हुए क्रिस्टल से गुजारा जाए तो क्रिस्टल से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता होती है। पता नहीं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा I1 I2 I3 लेते हुए। यहाँ पर है ना, लॉ में I2 और I3 लिखना मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो हम I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा लिख दें, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ ऊपर, इसलिए मैंने I1 I2 I3 लिखा था। तो बच्चों अगर आप समझ जाए तो मैं I1 I2 I3 रहने दूं इन्हें? बताओ, आप बताओ। ठीक है सर, रहने दीजिए। है ना, अभी और समझा दूंगा तो आप समझ जाना। तो बच्चों, क्रिस्टल से बाहर आने के बाद जो प्रकाश की तीव्रता होगी I3 होगी, और वो होगी I2 cos स्क्वायर थीटा। इंग्लिश में लिखो बेटा, when a polarized light is passed through a crystal inclined at angle theta, then intensity of emerging light is, बस ये लिख लो, intensity of emerging light is I3 बराबर I2 cos स्क्वायर थीटा। अब है ना, आप सुनो मेरी बात। बच्चा, हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश, उसकी तीव्रता है I1, इंटेंसिटी I1 है। सबसे पहले हमने इसको एक क्रिस्टल से पास कराया। क्रिस्टल होता है पोलराइजर, ध्रुवक। तो I1 से I2 हो गया। तो पता है ये I2 कितना होता है? I2 जो होता है बेटा I1 का आधा होता है, क्योंकि बाकी सारे वाइब्रेशन रुकने के बाद केवल आधी तीव्रता ही बाहर आ पाती है। तो I2 जो है वो I1 का आधा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसे एक और क्रिस्टल से पास कराया। बच्चों अब एक बात बताओ, हमारी लाइट ध्रुवित हो गई, पोलराइज हो गई, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो पोलराइज लाइट है, ध्रुवित प्रकाश जो है, उसको फिर एक क्रिस्टल से पास कराते हैं। और अगर दूसरे क्रिस्टल से पास कराने के बाद जो थीटा एंगल पर झुका है, अगर इंटेंसिटी बदलती है तो इसका मतलब हमारी जो लाइट है वो पोलराइज हो गई। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले क्रिस्टल को थीटा एंगल पर घुमा दूं तो I2 में कोई चेंज आएगा क्या? सोचो। सोचो बेटा। अगर मैं पोलराइजर को, पहले वाले क्रिस्टल को, इसको थीटा एंगल पर घुमा दूं तो I2, इस लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। नहीं आएगा। उसका कारण है, हमारा जो लेफ्ट वाला प्रकाश है ये अध्रुवित है। तो अगर अध्रुवित प्रकाश को अगर थीटा कोण से भी गुजारोगे तो कोई ना कोई कंपन तो बाहर आ ही जाएगा ना। समझो, आपने अगर एक्सिस को घुमा भी दिया तो पहले ये वाला कंपन बाहर आ रहा था, ऐसे घुमा दिया तो दूसरा कंपन बाहर आ जाएगा। तो बच्चों, पहले वाले पोलराइजर को इस वाले क्रिस्टल को घुमाने से I2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लाइट पोलराइज हो जाएगी और I2 I1 का आधा ही रहेगा। लेकिन अब ये लाइट पोलराइज हो गई, ये ध्रुवित हो गई, इसका पता लगाने के लिए हमने एक और क्रिस्टल लिया, और ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे की एक्सिस थीटा कोण पर है। पहले वाली की एक्सिस सीधी है, दूसरे वाली की एक्सिस टेढ़ी है, इन दोनों के अक्षों के बीच का कोण थीटा है। अब बच्चों, अगर दूसरे क्रिस्टल को हम थीटा एंगल पर रखेंगे
तो अब जो कंपोनेंट है, सॉरी, अब जो वाइब्रेशन है सिर्फ उसका एक कंपोनेंट बाहर आएगा, a cos थीटा। तो बच्चों अगर इस बीच वाली लाइट का अगर एम्पलीट्यूड, मैं एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं, अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो बाहर जो लाइट आएगी उसका एम्पलीट्यूड आयाम a cos थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है बेटा, इसलिए यहाँ पर cos स्क्वायर आया है। अब बात समझे? इसलिए दूसरे वाले क्रिस्टल का नाम होता है बेटा, ये दूसरा वाला क्रिस्टल है ना, ये एनालाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनालाइजर, विश्लेषक। पहला ध्रुवक है, दूसरा विश्लेषक है। दूसरे क्रिस्टल ने हमें ये बताया है कि हाँ भाई आपका जो प्रकाश है वो ध्रुवित हो चुका है, वरना थीटा बदलने पर इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। बस ये पूरी कहानी है। बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, पूरी दुनिया इसी क्वेश्चन को पूछती है, तो वही मैं दे देता हूं आपको। ये नाम वाम सब हटाओ, क्या करना है नाम का। अब सुनो आप बच्चों, हमारे पास एक अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज लाइट, इसकी इंटेंसिटी है आई नोट। बस ये ढंग से देख लेना, ये आई नोट है। हमने इसको फर्स्ट क्रिस्टल से पास कराया, ठीक है, फिर सेकंड क्रिस्टल से पास कराया, और फर्स्ट और सेकंड क्रिस्टल की एक्सिस के बीच का एंगल 30 डिग्री है। मैंने डायग्राम में 30 लिखा है, देख लो। तो अब दूसरे क्रिस्टल से गुजरने के बाद इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, बस आपको ये बताना है। दूसरे क्रिस्टल से गुजरने के बाद फाइनल इंटेंसिटी बताना है बस। अब बच्चों ऊपर वाली जो मैंने बताया उसी से इसको निकाल दो, और क्या है। एक अनपोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, उसको पहले एक क्रिस्टल से पास कराया, फिर दूसरी लाइट को दूसरे क्रिस्टल से पास कराया, दोनों क्रिस्टल की एक्सिस के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो दूसरे क्रिस्टल से बाहर आने के बाद लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? बच्चों आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। 37.5%। हाँ बेटा, आई नोट की टर्म्स में आंसर दे दो, आई नोट की टर्म्स में दे दो बेटा। 300/8 आई नॉट। 300 नहीं आएगा बेटा, 100 कहाँ पहुंच गए? 3/8 बस। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई मत करो। देखो अभी अभी मैंने ऊपर बताया, पहले क्रिस्टल से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है, यानी कि बेटा इसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 2, है ना। और दूसरे से गुजरने के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो होगी आई बराबर उससे पहले वाली इंटेंसिटी, यानी कि आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा 30 डिग्री है।
सुना आपने? सर की वॉइस नहीं आती क्या? हाँ सर, सेम सेम सेम। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, आ रहा है। आ रही है सर। हाँ, तो बच्चा पहले क्रिस्टल से पास होने के बाद इंटेंसिटी I0/2 हो गई है ना, आधी हो गई। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हैं तो इंटेंसिटी आधी होती है, याद कर लो। और दूसरे क्रिस्टल से गुजरने के बाद इंटेंसिटी होगी I3 को I लिखा, I2 को I0/2 लिखा इंटू cos स्क्वायर 30। cos 30 √3/2 होता है, 3/√3/2 का होल स्क्वायर 3/4 आएगा, और 4 इंटू नीचे 2 है, तो बेटा ये आंसर आएगा 3/8 I0। बस ये एक ही क्वेश्चन घूमता रहता है, सभी लोग इसी को कराते हैं। इसमें थीटा बदल देंगे और क्या करेंगे हम। तो बच्चों, हेलो सर, हाँ बोलो। ओनली यही क्वेश्चन बनेगा सर? बेटा थीटा ही बदल सकता है बेचारा, और क्या करेगा वो। 60 डिग्री दे देगा 30 डिग्री की जगह, 45 डिग्री दे देगा, 37 दे देगा, और क्या करेगा बेचारा। मेलस लॉ में है ही नहीं ना कुछ। सर इंटेंसिटी नहीं दे सकता? मतलब इंटेंसिटी तो दी है, और क्या दिया है उसने? कौन सी इंटेंसिटी बताओ? सर I0 वो वाले टर्म में नहीं, नंबर्स के टर्म में ऐसा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहे हो। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, लेकिन देता नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट है ना, गुणा भाग करवाना नहीं होता बेटा। उसका टारगेट होता है कि आपको मेलस लॉ आता है या नहीं आता। हाँ, अभी जैसे उस लड़की ने बोला ना, परसेंटेज में पूछ सकता है। जरा बताना, ये फाइनल इंटेंसिटी जो है वो I0 का कितना परसेंट है? हाँ, परसेंटेज में पूछ सकता है। तो वो लड़की सही बोल रही थी, उसने सही बोला। एक बार आप भी बता दो परसेंटेज कितना आएगा। तो बच्चों इसको 100 से गुणा कर दो ना, परसेंटेज आ जाएगा, और क्या है। तो 300/8 कितना होगा? 37.5%। 37.5%। तो बच्चों इतनी लाइट ही बाहर आ पाएगी, बाकी सारी अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बच्चों वेव ऑप्टिक्स का समापन होता है हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, आज नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक थर्मल फिजिक्स है, और थर्मल फिजिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कैलोरी मापी बोलते हैं क्या? यस सर। हाँ, बहुत सारे शब्दों का हिंदी नहीं है। तो बच्चों यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें पता है ना वो क्या आता है? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, बर्फ को पानी में मिला दो, स्टीम को पानी में डाल दो और बताओ अंतिम तापमान कितना होगा, ये सब चीजें आएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। कैलोरीमेट्री हो गया। थर्मल फिजिक्स में जो टॉपिक आपके पूरे आएंगे थर्मल फिजिक्स, उसमें पहला टॉपिक तो हम यही कैलोरीमेट्री लेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक इसमें जो पढ़ेंगे वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज होगा। फिर इसमें थर्मोडायनेमिक्स आएगा। थर्मोडायनेमिक्स के बाद वो हीट कंडक्शन, अरे कंडक्शन जानते हो? ऊष्मा चालक, चालन। हाँ, और बच्चों लास्ट में आएगा रेडिएशन, विकिरण। तो ये 6 टॉपिक बोल दो या 6 चैप्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये सब थर्मल फिजिक्स के पार्ट हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक यही है, थर्मल फिजिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास तो छोड़ दे। हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो आपको। सर वो इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस में एक ग्राफ होता है ना, वो बता दीजिए एक बार। ग्राफ? कुछ गड़बड़ हो गई। ग्राफ कौन सा होता है? इंटेंसिटी और किसमें बेटा? पाथ डिफरेंस d sin थीटा उसमें। एक मिनट, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो क्या आप? सर डिफ्रेक्शन होता है। अच्छा, अरे रे मैं समझ गया बेटा। कल मैं उस चीज को बताने की सोच रहा था, लेकिन उस पर कभी कोई प्रश्न नहीं देखा हमने।
अरे वो क्या होता है बच्चों, इसका एक क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। डिफ्रैक्शन में जो स्क्रीन पर इंटेंसिटी बनती है ना बेटा, उस इंटेंसिटी का मतलब ग्राफ तो रहने दो, लेकिन उस इंटेंसिटी का वेरिएशन कह लो, इस तरह से होता है। बहुत अच्छा नहीं बनेगा मुझसे ये। तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा, मत चक्कर में पड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, बहुत खतरनाक सा है। आई बराबर I0 कॉस स्क्वायर, मुझे याद ही नहीं है, फार्मूला याद नहीं है। कॉस स्क्वायर क्या होता है? बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, और बीटा बराबर शायद होता है पाई बाई लैम्बडा कॉस फाई, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों दरअसल जो डिफ्रैक्शन में कल हमने पढ़ा था, एक मिनट में ऊपर ले जाऊं डिफ्रैक्शन में आपको। तो डिफ्रैक्शन में हमने देखा था सेंटर पर एक चमकीली फ्रिंज कह लो, सेंटर पर एक मैक्सिमा मिलता है, उसकी इंटेंसिटी अगर हम I0 मान लें, सेंटर वाले की इंटेंसिटी अगर I0 मान लें, तो ये जो फर्स्ट मैक्सिमा था ना, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका एक फार्मूला होता है। सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये देखो, अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की कितनी होगी, सेकंड मैक्सिमा की कितनी होगी, उसका फार्मूला है। लेकिन बच्चों मैं तो आपको कहूंगा उसे छोड़ दो, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और फिर भी आप कहते हो तो ये वाला फार्मूला मैंने जो लिखा वो आप लिख सकते हो, ये वाला। अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है, तो बेटा फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी इससे निकलेगी I0 कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। अब यहां पर बीटा क्या है? पाई बाई लैम्बडा कोस फाई, सॉरी एक मिनट, इस फार्मूले को सही कर दूं, पाई बाई लैम्बडा बी साइन थीटा, ये क्या लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा। तो अगर आपको ये फार्मूला कॉपी करना है तो कर लो, नो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, आपने पूछा है तो, और टाइम भी है अपने पास, कर ही लेते हैं बच्चों। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बी साइन थीटा कितना था, याद है? मुझे ऊपर जाना पड़ेगा वापस, आप याद दिलाओ, कल ही पढ़ा है ना। फर्स्ट मैक्सिमा पर बी साइन थीटा 3 लैम्बडा बाई 2 था बेटा। तो बी साइन थीटा को यहां पर पुट कर दो, यहां पर, तो उससे बीटा आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू को यहां पर पुट करो, फिर आई आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आई आएगा, ये आई की वैल्यू आती है आई बराबर 4I0 अपॉन 9 पाई स्क्वायर, इतनी वैल्यू आती है। लगभग लगभग ये होता है I0 अपॉन 22.5, बस। फिर सेकंड मैक्सिमा के लिए निकालोगे तो बी साइन थीटा को 5 लैम्बडा बाई 2 के इक्वल करोगे, और यहां पर ये सारी वैल्यू पुट करोगे। तो बच्चों ग्राफ तो बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये फार्मूला आप लिख लो डिफ्रैक्शन में, वो शेप नहीं बनती मुझसे ग्राफ की अच्छे से। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
मनीष एक बार मीटिंग एंड कर देना बेटा।